गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है सितंबर 29 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी वाले सेक्शन से, स्पेशली अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर माने जाते हैं इंडिया में, एम एन स्वामीनाथन जी, उनका देहांत हो गया है कल। तो आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ये क्यों हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, सोल्यूशन क्या हो सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट्स का जो हम लोग काउंटर कर सकते हैं, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे, काफी डिटेल में करेंगे। और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। दूसरा जो टॉपिक है वो आएगा डिजिटल कुकीज के बारे में। तो इसे हम लोग साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से कवर कर सकते हैं। ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे मेंस के हिसाब से करेंगे। कुकीज क्या होता है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, कस्टमर के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्यों इसको यूज किया जाता है, वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज न्यूज में क्यों है, और ये किस डिसीज के लिए यूज हो रही हैं, वो हम लोग बात करेंगे आज के टेक्स्ट सेक्शन में। और अर्ली एल्डरली पॉपुलेशन, ये टॉपिक हम लोगों ने कल भी किया था, जिसमें हम लोगों ने इंडिया की जो सीनियर सिटीजन है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का अभी जो है रिपोर्ट आई है अबाउट इंडिया एल्डर पॉपुलेशन। तो इस टॉपिक हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और कुछ एक्सटेंशन इसके अंदर करेंगे, कुछ एडिशनल पॉइंट हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। कल मैंने आपको सिर्फ बताया था, आपको कंटेंट नहीं दिया था, लेकिन आज एल्डरली पॉपुलेशन के लिए आपको पूरा कंटेंट दूंगा, जिसमें क्या क्या इश्यूज फेस होते हैं, एल्डरली पॉपुलेशन के सॉल्यूशन क्या हो सकता है उन चीजों का। ये टॉपिक भी प्रीलिम्स के लिए तो नहीं, लेकिन मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, तो बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे विदाउट एनी डिले। और पहला टॉपिक आता है हमारा यहाँ से कि एम एस स्वामीनाथन जी की डेथ हो गई, और 98 ईयर्स के थे। तो इनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, और इसलिए न्यूज में है। 1960s और 1970s का वो दौर था जब इन्होंने शुरुआत किया। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बाद इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि इंडिया में जिस तरह से फूड की जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो कम थी, और हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, जिसे आजकल आत्मनिर्भरता कहते हैं। तो इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। उसके बाद इन्होंने इसमें काम पूरा शुरू किया, और इन्हें कहा गया फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सो अगर हम लोग थोड़ा इसकी हिस्ट्री में जाएं, और थोड़ा सा अगर हम लोग इंडिया इंडिपेंडेंस पे जाएं, तो 1940s में इंडिया में कई बार, स्पेशली 1942, 43, 44, उस समय इंडिया में कई भयंकर फैमिन्स आए, खासकर बंगाल वाले एरिया में, जिसमें मिलियंस ऑफ लोगों की जो है डेथ हुई। और क्योंकि हमारे पास से फूड नहीं था, फूड की कमी हो गई थी, उधर से सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इंडिया की जो भी फूड स्टॉक था वो पूरा ब्रिटेन में या यूरोप में ट्रांसफर किया जा रहा था। बेसिकली एक मैन मेड क्राइसिस था वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो हिस्ट्री के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत कम थी, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। हालांकि इंडिया में 50% लैंड पे आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो इतने साल का हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स जरूर रहे, तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। बट 1947 के बाद अ, हमें जब फूड की रिक्वायरमेंट हुई तो हम लोग कहाँ गए, हमारे पास तो अवेलेबल था नहीं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। तो यूजुअली हम लोग विदेशों के ऊपर डिपेंड करते थे अपने फूड ग्रेन को की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। स्पेशली यूएसए के साथ कुछ डील हम लोगों ने किया था, उसके तहत हम लोग यूएसए से व्हीट स्पेशली वो इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन जब व्हीट आप इंपोर्ट करते हो, वो भी यूएसए से, क्योंकि हम तो, अगर आप वैसे तो इंडिया एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट था, बट आइडियोलॉजिकली वी वर मच क्लोजर टू रशिया। तो यूएसए से हमारा आइडियोलॉजिकल वॉर भी चलता था। तो यूएसए हमें कई बार जो है उस समय कई बार इंटरनेशनल फोरम पे ह्यूमिलेट भी किया जाता था, और कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग भी होती थी। तो 50s के दौर से ही हम लोग ने ये थोड़ा हमारे पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में आ गया था कि इंडिया को जो एग्रीकल्चरली कैसे हम लोग आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशिएंट बनाएं। लेकिन वो जब बात चलते चलते 1960 तक पहुंची, तो इंडिया में 3 साल 1962, 63, 64 के 3 साल इंडिया में जो है भयंकर ड्रोट आया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो थोड़ा बहुत होता था वो भी बहुत कम हुआ। तो हमारी सरकार फोर्सफुली इस तरह के रिफॉर्म्स करने के लिए आगे आई, और जिसे हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। और इसकी शुरुआत पहले से वर्ल्ड में हो चुकी थी। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, आपको इनका नाम बड़े अच्छे से पता होगा, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 1970s में। तो ये मैक्सिको में और फिलीपींस में कई देशों में काम कर चुके थे। ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, जो वर्ल्ड के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और फिर हमारे यहाँ से एम एस स्वामीनाथन जी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, इनके साथ वो साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने फिलीपींस में यात्रा किया, मैक्सिको गए, कई जगह पे इन्होंने इवन इनसे मिले भी ये।
तो जो इंडिया की ज़रूरतें हैं, हमारी जो सॉइल है, क्लाइमेट है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या बेस्ट कर सकते हैं, वो चीज़ों की शुरुआत हुई। तो मेक्सिको से स्पेशली व्हीट और फिलीपींस से स्पेशली जो है राइस की हाई यील्ड वैराइटीज़ की शुरुआत हम लोगों ने यहाँ पे किया। और फिर 1965, 66, 67 में जब इसको हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से ग्राउंड में इम्प्लीमेंट किया, स्पेशली इन सम एरियाज़ ऑफ पंजाब, पर हरियाणा, सम पार्ट ऑफ यू उत्तर प्रदेश, सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु ऑल्सो। तो जब हम लोगों ने इसको किया तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हुआ। और इसीलिए जो वर्ल्ड फूड प्राइज़ है, ये 1986 में शुरू हुआ। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बेस्ट जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो प्रैक्टिस करते थे, उनको प्राइज़ दिया गया। इसे एग्रीकल्चर में नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है, उसके बराबर का इसका जो है वो प्लेस होता है। और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को 1987 में ये पहले इंडियन थे जिनको ये प्राइज़ मिला, वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला। तो उसके अलावा इनको पद्मश्री मिला 1967 में, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला 1971 में, पद्म भूषण, वर्ल्ड फूड प्राइज़ बता ही दिया, एंड पद्म विभूषण आल्सो इन 1989। हालाँकि मोस्टली लोगों का ये कहना है और मेरा भी यही कहना है कि ये भारत रत्न डिज़र्व करते थे, हालाँकि इनको नहीं मिला है, लेकिन शायद अभी ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, अभी तो गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा प्रेशर बन सकता है। सो एक अप्रोच होती है जिसे कहा जाता था पहले शिप टू माउथ। ये हमारे यहाँ पे अप्रोच होती थी कब? आफ्टर इंडिपेंडेंस टू 1960s। शिप टू माउथ यानी कि लोगों हम लोग इंपोर्ट करते थे शिप्स के थ्रू, और सिर्फ इतना ही अनाज हम लोग इंपोर्ट किया करते थे जितनी सिर्फ हमें जरूरत होती थी थोड़े समय के लिए। शिप टू माउथ अप्रोच को कहा जाता है। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन की हमें जरूरत हुई तो उसे कहा गया लैब टू लैंड एंड देन लैंड टू प्लेट। मतलब पहले तो लेबोरेटरी के अंदर आप हाई हाई क्वालिटी सीड्स बनाइए फसलों के, जो हमारे पास क्रॉप वैराइटीज होती थी। फिर आप उनको ग्रो करिए फील्ड्स के अंदर, और फिर जाके आप उसको जो है प्रोड्यूस करिए, और जो हमारी जनता है, लोग हैं, उनको जाके आप दे सकते हैं। तो ये फार्मर बेसिकली सेंट्रिक अप्रोच हम लोगों ने यहाँ पे अपनाया। तो वो सब पूरी कहानी उस समय चली, और फिर 1970s में अ, हम लोगों ने जो है बढ़िया प्रोडक्शन करना शुरू किया, और आज समय ऐसा आ गया है कि हम लोग नेट इंपोर्टर की बजाय हम लोग नेट एक्सपोर्टर बन चुके हैं, स्पेशली व्हीट में और राइस में, जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर मेजर फोकस हुआ। बाद में हालाँकि हम लोगों ने पल्सेस वगैरह के ऊपर भी फोकस किया, लेकिन जस्ट बिकॉज़ इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, आज भी हम लोग पल्सेस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट भी करते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो डेफ़िनेटली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों आपको नज़र आते हैं। और स्पेशली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ तमिलनाडु, इन कुछ खास जगह को ही ग्रीन रेवोल्यूशन के क्यों सिलेक्ट किया गया, ये टॉपिक हम लोग कभी बाद में करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगने वाला है। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इंग्रीडिएंट्स चाहिए वो यहाँ पे बहुत सही उस समय पाए गए। एग्रीकल्चर यहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पे अच्छी थी, ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन ठीक-ठाक हो चुका था। लैंड होल्डिंग जो है काफ़ी बड़ी थी, सोइल काफ़ी फर्टाइल थी। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी अच्छा कैनाल सिस्टम डेवलप हो चुका था। अ, और बैंकिंग सेक्टर भी ठीक-ठाक यहाँ पे था, जैसे पंजाब नेशनल बैंक एंड ऑल दैट। और जीटी रोड की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक-ठाक था। तो कुछ फैक्टर थे जिसकी वजह से इन चीज़ों को जो है सेलेक्ट किया गया, इस खास रीजन्स को। लेकिन बाद में यही चीज़ जो है थोड़ा-सा नेगेटिव भी हमारे लिए गई, वो थोड़ा आपको मैं बताऊँगा। तो जब बात करते हैं भई ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो क्या-क्या हमारे पास पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हाई यील्डिंग वैराइटी जो हम लोगों ने बनाया सीड्स का, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन एकदम से बढ़ गया। अगर मान लो पहले 1 एकड़ में आप सिर्फ 100 केजी अगर व्हीट ग्रो कर सकते थे, नई वैरायटी के साथ आप जो है इसको 300, 400, 500 तक भी कर सकते हो। यानी कि लैंड होल्डिंग आपकी उतनी ही है, लेकिन प्रोडक्शन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उससे क्या हुआ, इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी गई, क्योंकि जो नए सीड्स थे इनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ये ज़्यादा वाटर इंटेंसिव होते हैं। तो इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो बनाई गई, और ज़्यादा नई-नई कैनाल्स बनाई गई, इलेक्ट्रिफिकेशन जब हुआ तो ट्यूबवेल्स वगैरह लगाए गए, टैंक्स वगैरह लगाए गए, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेफिनिटली बहुत इम्प्रूव हमारे यहाँ पे हुआ। केमिकल फर्टिलाइज़र का भी जो है ट्रेंड बढ़ा, यूसेज बढ़ा, क्योंकि जो नए सीड्स होते हैं, इन्हें ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि इतने सालों से इंडिया में जो ट्रेडिशनल खेती-बाड़ी होती थी, उसमें हम लोग सिर्फ़ थोड़ा-सा ऑर्गेनिक खाद वगैरह ही यूज़ किया करते थे। लेकिन जब ज़्यादा प्रोडक्शन होती है आपके आपके खेत में, और ज़्यादा साल में जब आप 2-3 क्रॉप ग्रो करते हो, पहले तो इंडिया में 1 साल में 1 ही क्रॉप ग्रो होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जो नई सीड्स थे, वो कम समय में जैसे 3-4 महीने का साइकिल होता है, तो आप जब साल में 2 या 3 फसलें ग्रो करोगे, तो डेफिनिटली आपकी जो सॉइल की कैपेसिटी है,
वो कम हो जाती है। तो उसके लिए आपको फर्टिलाइजर्स भी ऐड करने पड़ते हैं। तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र की डिमांड डेफ़िनेटली यहाँ पे हुई। जो नए सीड्स थे उनके ऊपर ज़्यादा वो पेस्ट अटैक होते थे, तो आपको ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह की रिक्वायरमेंट भी होती है। लैंड रिफॉर्म्स डेफ़िनेटली यहाँ पे किए गए, जो आज़ादी के बाद सोचे थे हम लोगों ने करना, जैसे ज़मींदारी रिफॉर्म एंड ऑल दैट। तो लेकिन इस यहाँ पे भी उसको थोड़ा-सा काम किया गया। फार्म मैकेनाइज़ेशन हुआ, मशीनों वगैरह का यूज़ किया गया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, खासकर नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी चाहिए भाई, क्योंकि अगर आप इरिगेशन फैसिलिटी लगाओगे, ट्यूबवेल वगैरह लगाओगे, तो बिजली तो चाहिए ना उसके लिए। तो वो भी सब यहाँ पे हुआ। अब क्योंकि आपको मंडी तक सामान लेके जाना है, आपको सरप्लस ग्रो करना है, तो रूरल रोड्स वगैरह बनाए गए, मार्केटिंग जो है चीज़ें यहाँ पे की गई। और एग्रीकल्चर क्रेडिट, क्योंकि किसान को अगर अपने खेत में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो बैंकिंग सेक्टर से जब हम लोग प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग की बात करते हैं, एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करते हैं, वो सब फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड कराई गई, स्पेशली इन कुछ खास एरियाज में, जिससे वो सारी चीजें हुई। तो एक तो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बने, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, बहुत जबरदस्त पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आता है। सरप्लस हम लोगों ने डेवलप करना शुरू किया। हाई वैरायटी सीड्स का एक ट्रेंड हमारे देश में ऐसा चला कि अभी पूरे देश में अब मोस्टली क्रॉप्स के लिए हम लोग हाई वैरायटी सीड्स बनाते हैं। वो जो शुरुआत हुई वो ग्रीन रेवोल्यूशन से हुई, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें नज़र आया, वो सब चीज़ें हुई। प्लेंटी ऑफ जॉब्स क्रिएट हुई एग्रीकल्चर फील्ड में भी, क्योंकि ग्रीन एग्रीकल्चर एक बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का, और एग्रीकल्चर के साथ-साथ दूसरे फील्ड भी जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्री हमारी जुड़ी हुई है, बहुत सारा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है। तो वो एसोसिएटेड जो इंडस्ट्री हैं, खासकर जैसे फूड प्रोसेसिंग वगैरह हो गया, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, शुगर इंडस्ट्री हो गई। वहाँ पे को जब रॉ मटेरियल बनना शुरू हुआ तो उन इंडस्ट्री ने भी ग्रो किया। उसके अलावा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर्स, कंबाइन, डीज़ल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर्स, वो सब इंडस्ट्रीज़ ने जो है ग्रो किया, तो बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे नज़र आया। उसके अलावा जो फार्मर्स की इनकम जनरेट हुई, तो फार्मर्स का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छे से वो इम्प्रूव हुआ। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे नज़र आए, लेकिन हर चीज़ का एक नेगेटिव साइड भी होता है डेफिनेटली। तो कुछ ओवर लॉन्ग टर्म में कुछ नेगेटिव चीजें भी यहाँ पे नजर आई। शुरुआत में हमें चीजें दिखी नहीं थी, लेकिन बाद में ये दिखी। पहली बात तो भैया ये रहा कि भैया फूड ग्रेन्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, जबकि नॉन फूड ग्रेन्स की भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। ये उनके ऊपर ज्यादा फोकस हम लोगों ने यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं किया। मेजर फोकस हमारा यहाँ वीट के ऊपर रहा, थोड़ा बहुत आप राइस भी कह सकते हो। लेकिन उसके चक्कर में क्या हुआ, हम लोगों ने पल्सेस, ऑयल सीड्स, कोर्स सीरियल्स वगैरह, जैसे आज हम लोग पल्सेस की बात करते हैं, या फिर आजकल हम लोग मोटे अनाज की रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो सब उस समय इग्नोर कर दिया गया था। लेकिन अभी जो है मिलेट्स की जब हम लोग इतना फोकस कर रही है सरकार, उस समय उसको इग्नोर कर दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने सिर्फ एक या दो क्रॉप के ऊपर ज्यादा फोकस किया। उसके अलावा जैसे कि हम लोगों ने बात किया, हाई यील्डिंग जो वैरायटीज रहती हैं, या जो प्रोग्राम सरकार ने ये चलाया था, ये एक तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं ये सीड्स, तो आम किसान, जो छोटा किसान है, वो इनको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो जो फ़ायदा हुआ बड़े किसानों को हुआ, और बड़े किसान तो पहले से ही जो है ठीक-ठाक पोज़ीशन में हुआ करते थे इकोनॉमिकली, यहाँ पे भी उनको ये एडवांटेज हुआ। तो छोटे किसान बेचारे पहले से भी इस प्रोसेस से दूर थे, बाद में भी इससे दूर ही रहे। तो अनफॉर्चुनेटली वो सब चीज़ें हुई। रीजनल डिस्पैरिटीज़ हुई, क्योंकि पंजाब, स्पेशली सम पार्ट ऑफ हरियाणा, आल्सो सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, वहाँ पे किसानों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, सब चीज़ें बढ़ी, यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। लेकिन वहीं उसके कंपैरिज़न में इफ यू गो टू ईस्टर्न उत्तर प्रदेश या झारखंड, बिहार, उन एरियाज़ में जो है, ये सब चीज़ें नहीं हो पाई। एक तो रीजनल डिस्पैरिटी यहाँ पे डेफिनिटली बढ़ा। केमिकल्स का यूज़ हम लोगों ने इतना ज़्यादा करना शुरू कर दिया कि ये केमिकल्स बाद में हमारे फूड का ही पार्ट बन गए। हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो भी कंटामिनेट इसकी वजह से हुआ, जो आज भी हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। वो चीज़ें डेफ़िनेटली हुई। वाटर कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि नए जो सीड्स होते हैं, उनको बहुत पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हम लोगों ने किया। वो चीज़ें अब तो ग्राउंड टेबल जो है, वो बहुत नीचे जा रही है, स्पेशली पंजाब और इस नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। वो सब चीज़ें डेफ़िनेटली यहाँ पे हुई। जो क्रॉप का जो रिपीटिशन साइकिल था, वो अभी, क्योंकि हमारा फ़ोकस 1 या 2 क्रॉप के ऊपर ही रहता है, तो लगातार सालों-साल तक जब हम लोग ये राइस और फिर राइस, व्हीट, ये जब साइकिल चलता है, तो डेफ़िनेटली हमारे जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अगर आप रोटेट करते रहते हो फसलों को, तो ये नहीं होता है। तो जिसकी वजह से बहुत सारा यूरिया, फर्टिलाइज़र्स एक्सेस में हम लोग यूज़ करते हैं। इसकी वजह से सॉइल का जो पीएच लेवल है, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, सॉइल एसिडिक हो गई है, अल्कलाइन हो गई है, स्पेशली पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा में तो आपको कई बार देखने को मिलता है। ओवर इरिगेशन भी होती है, तो वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे डेफ़िनेटली हुई। और जब आप इतने सारे पेस्टिसाइड का यूज़ करोगे, तो कैंसर और जो छोटे बेबी होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है, बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह आते हैं। तो ये
जो है प्रॉब्लम नजर आई लॉन्ग पीरियड में। लेकिन आप ये कह सकते हो कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो डेफिनेटली कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग पहले ही सेंस करते हैं, लेकिन इनके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट से ज्यादा होते हैं, तो सरकार फोकस करती है। लेकिन समय के साथ साथ हम रियलाइज करते हैं कि जो नेगेटिव चीजें हैं उसको कम किया जा सकता है, कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं। इवन MS स्वामीनाथन जी ने खुद अ, एक एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात किया। इन्होंने कहा कि देखिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग कर चुके, अब एवरग्रीन रेवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। इसमें हम लोगों ने कई सारी चीजों के बारे में बात किया, लेकिन जो मेजर फोकस था उनका यही था कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पे भी जो है ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके जाएं, नेचर के साथ बैलेंस बनाएं। तो टोटल बेसिकली ओवरऑल इकोलॉजी की बात करते हैं, और फिर यहीं पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट भी आता है कि आप एग्रीकल्चर इस तरह से करिए कि आने वाली जनरेशन्स को भी उस लैंड से बेनिफिट मिले, और सिर्फ हम ही नहीं, आने वाली जनरेशन भी आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशिएंट हो सकें। तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट MS स्वामीनाथन जी के साथ ही जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। उसके अलावा कुछ आप पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है जी, इनसाइड द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ द कुकीज। कुकीज वगैरह आपने देखा होगा, जब भी आप कोई वेबसाइट वगैरह ओपन करते हो, देखिए कई बार हमारी वेबसाइट के ऊपर भी होता है, तो हम लोग क्लासेस वगैरह कर रहे होते हैं, कोई स्टूडेंट की कंप्लेंट आती है कि सर ये जो लाइव क्लास आप ले रहे हो ये ओपन नहीं हो रही है मेरे लैपटॉप में या मेरे मोबाइल फोन में। तो स्टूडेंट को यूजुअली सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने ब्राउजर में जाके जो कुकीज हैं उनको क्लियर कर दीजिए। ऐसा हो, कुकीज जब आप क्लियर कर देते हो तो फिर आपका जो वेबसाइट है प्रॉपर तरीके से काम करने लगती है। कई बार आपका लैपटॉप वगैरह भी हैंग हो जाता है बिकॉज कुकीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, इस तरह की चीजें भी होती है। तो कुकीज है क्या और कैसे काम करता है, क्या इसका इंपैक्ट होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट, वो सब जो है इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। तो कुकीज की जब हम लोग बात करते हैं तो कुकीज आर एक्चुअली अ की टू सिक्योर members only club, just like the club bouncer recognizes regular patterns and the grants them seamless access, cookies remember a person's login information on the website। जैसे मैं सुबह सुबह न्यूज़पेपर की वेबसाइट ओपन करता हूं, तो मुझे रोज की रोज अपना आईडी और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। वो वेबसाइट तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये पर्सन है, इसका ये लैपटॉप है, ये रोज इस वेबसाइट को ओपन करता है, तो मेरी जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही सेव होती है। ये कौन करता है? ये कुकीज करता है। तो इससे क्या होता है, मेरी लाइफ ना बड़ी इजी हो जाती है। जैसे कल आपने कोई वेबसाइट को ओपन किया अपनी लैपटॉप में, मोबाइल में, कुकीज की वजह से आपका जो सिस्टम होता है वो उसको याद रखता है। जैसे मान लो आप द हिंदू वेबसाइट ओपन करना चाहते हो, आप सिर्फ अपने ब्राउजर में TH लिखिए, वो अपने आप ही समझ जाएगा कि आप द हिंदू लिखना चाहते हो। ये कैसे होता है? ये कुकीज से होता है। आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है क्योंकि ये क्रीडेंशियल्स वगैरह आपके सेव कर लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, Amazon वगैरह पे आप जाएं, फेसबुक पे आप जाएं, इंस्टाग्राम पे आप जाएं, राइट? ये क्या करते हैं, कुकीज के द्वारा आपकी एक्टिविटी को ट्रैक भी करते हैं, जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस बेटर होता है, राइट? इंस्टाग्राम पे कोई पर्टिकुलर तरह की रील्स देखते हो, आप जिस रील्स में इंटरेस्टेड होते हो वही रील्स आपको सजेशन में आती हैं। वो सब काम भी जो है कई बार कुकीज की हेल्प से ही होता है। इससे आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके हिसाब से आपको चीजें सजेस्ट की जाती हैं। Amazon पे आपने कभी ना कभी जाके शॉपिंग किया होगा। Amazon पे जब शॉपिंग करते हो, 3 या 4 प्रोडक्ट जो भी आपको पसंद हैं, आप उसको कार्ट के अंदर ऐड कर देते हो। यस, कार्ट में आपने ऐड किया, आपको वो खरीदने हैं, लेकिन आपका मूड चेंज हो गया, आपने वेबसाइट को क्लोज कर दिया। अब कुकीज़ क्या करेंगी, उसको ये पता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो वो आपके कार्ट के अंदर सेव हो जाती हैं। नेक्स्ट टाइम आप जो Amazon ओपन करते हो, तो वो चीज़ें आपके कार्ट में सेव रहती हैं। ये कौन करता है? ये कुकीज़ ही करती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें की जाती हैं कुकीज़ की हेल्प से, आपकी लाइफ ईज़ी यहाँ पे बना दी जाती है। आपका ऑनलाइन बिहेवियर वगैरह जो है वो ट्रैक किया जाता है गूगल, फेसबुक वगैरह के द्वारा, जिसकी वजह से आपको पर्टिकुलर तरह की एड्स मिलती हैं। जैसी एड्स मेरे वेबसाइट पे आती हैं, आपके वेबसाइट पे डिफरेंट आती हैं, क्योंकि आपकी पर्टिकुलर हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए आपको एक तरह से ट्रैक किया जाता है। तो इसके दोनों ही साइड हैं, इसकी पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड भी है। लेकिन कुकी कितने टाइप की होती हैं? यूजुअली 3-4 तरह की कुकीज़ होती हैं। एक होती है सेशन कुकी। सेशन कुकी टेम्परेरी कुकीज होती हैं, यानी कि जब तक आप पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करते हो तब तक वो कुकीज काम करती हैं। जब उस पर्टिकुलर वेबसाइट को खत्म कर देते हो तो वो कुकीज हमेशा के लिए डिलीट हो जाती हैं। जब वो ब्राउजिंग सेशन के दौरान ही वो काम करती हैं, अदरवाइज नहीं करती हैं। एक होती है परसिस्टेंट कुकीज। इस तरह की कुकीज यूजुअली आपकी हार्ड डिस्क में जाके भी स्टोर हो जाती हैं और वो आपके डिवाइस में रहती हैं। ये एक तरह का बुकमार्क होता है।
तो इसमें जैसे आपके लॉगिन इन्फॉर्मेशन हो गया, लॉगिन पासवर्ड वगैरह हो गया, आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस हो गया, आप हिंदी इंग्लिश जो भी यूज कर रहे हो, या एड्स वगैरह के लिए भी कई तरह इस तरह की परसिस्टेंट कुकी यानी कि परमानेंट कुकीज होती हैं। जब तक आप इसको खुद जाके ब्राउजर की सेटिंग में डिलीट नहीं करते हो, ये सेव रहती हैं और ये मेमोरी भी कंज्यूम करती हैं। एक होती हैं सिक्योर कुकीज, जो बहुत एनक्रिप्टेड कनेक्शंस होते हैं, जैसे आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह हो गया, अब वो स्टोर रहती हैं। आपका फेसबुक आईडी पासवर्ड वगैरह हो गया, आप पहले परमिशन देते हो सिस्टम को कि आप इसे सेव करिए। आपने कई बार देखा होगा, ब्राउजर आप ओपन करते हो तो उसमें लिखा आता है लॉगिन पासवर्ड आप जब डालते हो तो डू यू नीड टू यूज इट फॉर द फ्यूचर, शुड आई सेव इट फॉर द फ्यूचर, इस तरह के प्रॉम्प्ट आते हैं। वो सब इसी वजह से होता है, सिक्योर्ड कुकीज होती हैं। एक थर्ड पार्टी कुकीज होती हैं। जब आप किसी पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट को विजिट करते हो तो ये उस पर्टिकुलर डोमेन का नहीं होता है, ये किसी थर्ड पार्टी का होता है। ये खासकर स्पेशली एडवर्टीजमेंट पर्पस वगैरह के लिए ही होता है ना। आपको ट्रैकिंग वगैरह की जाती है, आपके बिहेवियर वगैरह को, उस तरह की चीजें यूज की जाती हैं। यूज किया होता है आपको बता ही दिया मैंने, एज अ डिजिटल आईडी कार्ड यूज किया जाता है, यूजर ऑथेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज होता है। लैंग्वेज प्रेफरेंस वगैरह, पर्सनलाइजेशन एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलता है। आपकी जो एक्टिविटी होती हैं, ये जो कंपनी होती है उसका एनालिसिस करती हैं। उस एनालिसिस के बेस पे कोशिश करती हैं आपको बेस्ट एक्सपीरियंस दिया जाए। ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में आपकी काफ़ी हेल्प मिलती है, राइट? वो तो बड़ा बेनिफिट इसका होता है डेफिनेटली, लेकिन नेगेटिव साइड भी है भैया। नेगेटिव साइड क्या है? पहली बात तो प्राइवेसी कंसर्न्स। तो कई बार आपकी जब आईडी पासवर्ड वगैरह सेव होता है, तो जो शरारती तत्व होते हैं बेसिकली जो हैक वगैरह कर सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को, तो डेफिनेटली अगर वल्नरेबिलिटी है आपके सिस्टम के अंदर, तो उसको वो हैक कर सकते हैं। हालाँकि वैसे तो हार्मलेस होती हैं, लेकिन कई बार ये प्राइवेसी कंसर्न्स भी डेफिनेटली यहाँ पे होते हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स का टारगेट आप डेफिनेटली बन सकते हो, बिकॉज़ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़ हो जाती है, राइट? उसके अलावा क्योंकि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन वगैरह हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं थे, तो कोई रेगुलेशन ही नहीं था। लेकिन अभी यूरोप में, अमेरिका में जैसे कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट जो है वो पास हुआ है, यूरोप ने भी अपना इस तरह से पास किया है। इंडिया ने भी जो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है हमारे पास। अ, अब हुआ क्या? अब हर वेबसाइट को यूज़र से मैंडेटरीली परमिशन लेनी पड़ती है कुकीज़ को सेव करने के लिए। अब उसकी वजह से क्या होता है, जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, हर 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद आपके पास एक ऐसे पॉपअप आता है, पॉपअप विंडो आती है, कुकीज़ सेव, नोट सेव एंड ऑल दैट। इससे क्या होता है ना, आप इरिटेट हो जाते हो, क्योंकि उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इरिटेशन की वजह से आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस था, जो पहले सीमलेस था, लेकिन वो अब सीमलेस नहीं रहा, इन सब चीज़ों की वजह से। लेकिन सरकार ये कहती है कि भई प्राइवेसी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए और एक यूजर के कंसेंट को हम लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, इसलिए चीजें भी जरूरी हैं। तो ये थोड़ा सा स्वीट और कॉम्प्लेक्स दोनों ही तरह का एक्सपीरियंस होता है। एक तरफ आपका ऑनलाइन एक्सपीरियंस बढ़िया होता है, दूसरी तरफ प्राइवेसी थोड़े से कंसर्न्स होते हैं। लेकिन वैसे कुकीज कोई बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, बट एज लॉन्ग एज अपनी बैंक डिटेल्स या सोशल मीडिया की पासवर्ड्स वगैरह आप थोड़ा सा टाइप कर सकते हो तो कर लेना चाहिए, उसको तो कुकीज़ के द्वारा सेव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये थोड़ी चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए जी। ऐसे मैंने आपको कंटेंट की फॉर्म में भी दिया हुआ है 2-3 पॉइंट, आप उसको देख सकते हैं। निपा वायरस आउटब्रेक, व्हाट आर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़? तो ये क्या है और ये क्यों न्यूज़ में है? ये न्यूज़ में तो इसीलिए है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से कुछ एंटीबॉडीज़ या फिर ये मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ हैं, इनको हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। कितनी डोज़ लेके आ रहे हैं? ओनली 20 डोज़ लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि निपा वायरस की वजह से केरला में ऑलरेडी 2 डेथ हो चुकी हैं और ऐसा हो सकता है कि केरला में ये और ज़्यादा फैल जाए। क्योंकि 2018 के बाद से केरला में अब तक 4 बार निपा वायरस का जो है आउटब्रेक हो चुका है। तो ये लेटेस्ट वाला है। हालाँकि अभी इंडिया में जो पहले वाली निपा वायरस की वैक्सीन थी, सिर्फ़ 10 लोगों के लिए अवेलेबल है ये दवाई, बट अभी हम लोग थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से इसको लेके आ रहे हैं। हालाँकि अब तक किसी को दी नहीं गई है, लेकिन स्टोर में रखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि भई ये मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, होता क्या है? इससे पहले समझना पड़ेगा थोड़ा-सा कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? हालाँकि ये टॉपिक हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं, तो अभी लेकिन थोड़ा इसलिए मैं ब्रीफली आपको बताऊँगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एंटीजेन्स होते हैं या जो पैथोजेन्स होते हैं, जो अनफ्रेंडली आउटसाइड कंपोनेंट्स होते हैं, मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया हार्मफुल, सभी बैक्टीरिया तो हार्मफुल नहीं होते, कोई वायरस आपकी बॉडी में आ गया, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो एक्टिव हो जाता है, उस एक्सटर्नल कंपोनेंट से लड़ने के लिए, ठीक है? उसे ही हम लोग बेसिकली एंटीबॉडीज़ कहते हैं। हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल हैं, जिसे आप बी सेल भी कहते हो, ठीक है? बी सेल भी इसको कहा जाता है, कोविड के टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में रहा
और टी सेल भी काफी न्यूज में रहा, या तो यूपीएससी में पूछा भी था प्रीलिम्स में, तो इस टॉपिक हम लोगों ने काफी अच्छे से किया था। तो यूजली जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिन्हें बी सेल भी कहते हैं, वहां से ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी बेसिकली प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। तो अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी पे अटैक करता है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये कोई वायरस है, और ये आप जो देख रहे हो वाई शेप का, ये है एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जो कि प्रोटीन ही होता है। ये इस वायरस के, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये भी प्रोटीन ही होते हैं, जो स्पाइक आपको नजर आ रहा है, इन प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं। जब ये एक बार इसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो ये हमारे सेल्स में नहीं जा पाते, और ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाते। देखिए, वायरस जो है वैसे तो एक डेड है, डेड ही होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। लेकिन जब इसको कोई होस्ट मिलता है, यानी कि जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल्स हो गए, सेल से एंट्री करने के बाद अपने आप को रेप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ये जो एंटीबॉडीज होते हैं, बेसिकली इसके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, इसके आउटर प्रोटीन के साथ अपने आप को अटैच करके। तो ये होती हैं एंटीबॉडीज। इसे हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ही तरह का प्रोटीन होता है। जैसे ये वायरस हो गया, तो इस वायरस की बॉडी पे अगर आप ये देख रहे हो स्पाइक्स, ये भी एक ही तरह का प्रोटीन होता है। तो एक प्रोटीन के लिए आपको एक ही प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको मोनोक्लोनल कहा जाता है। तो ये होता है जी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, तो न्यूज में इसीलिए था। और नीपा वायरस के लिए अभी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, एज सच हमारे पास कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। लेकिन ये जो अभी हम लोग बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, इसको हम लोग बना रहे हैं, इसका फर्स्ट जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि बहुत लिमिटेड लोगों को ये ट्रायल हम लोग कर चुके हैं। इसके साइड इफेक्ट वगैरह कुछ खास हुए नहीं, और रैंडमली जब लोगों के ऊपर इसकी टेस्टिंग किया गया, तो इसको काफी बेनिफिट भी नजर आया है इस दवाई का। तो उस इमरजेंसी यूज के लिए हम लोग इसी में इंडिया में बेसिकली इसको अभी इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी थर्ड स्टेज में तक जाते जाते इसमें समय लगेगा। 2014 या 15 से हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। 2020 में पहली बार इसके रिजल्ट आए थे, अभी ये सेकंड स्टेज के अंदर चल रहा है। लेकिन इंडिया ने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए हम लोगों ने बेसिकली इसको ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर लिया है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। हालांकि कितने टाइप की वैक्सीन होती हैं, किस तरह से उनकी वर्किंग होती है, ये हम लोग कोविड-19 के टाइम पे काफी कर चुके हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। और इसी के साथ-साथ फिर हम लोग एक टॉपिक, आपको याद होगा, हम लोगों ने एक जीन एडिटिंग वाला टॉपिक भी किया था, जिसमें हम लोगों ने एक Cas9 के पूरे प्रोग्राम के बारे में आपको बताया था कैसे काम करता है, और यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था Cas9 को लेके। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा आपको प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखनी होती हैं, छोटी-छोटी साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से काफ़ी अच्छे से पूछ लेता है। चलिए जी, जो लास्ट टॉपिक है वो कल वाले टॉपिक का ही एक्सटेंशन है। कल एल्डरली पॉपुलेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो है पॉपुलेशन फंड्स इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 आई है। तो एक तो प्रीलिम्स को आपको यही पता होना चाहिए कि जो इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 है, इसे कौन पब्लिश करता है, कौन रिलीज करता है। तो भैया ये यूनाइटेड नेशंस की है, तो वहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप में भी आपको दे सकता है, या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी आपको दे सकता है। कुछ-कुछ फैक्चुअल्स इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने कल किया था, वो सेम यहाँ पे रिपीट हो गई हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि भैया 2050 तक हमारे यहाँ पे कितने हो जाएगा एल्डरली पॉपुलेशन? मोर देन 20%, यानी कि 34.7 करोड़ लोग इंडिया में 2050 में अबव 60 इयर्स होंगे। 2050 में इंडिया में ओल्ड एज पीपल ज्यादा होंगे, और जो बच्चे हैं, यानी कि लेस देन 15 इयर्स की बात कर रहा है वो हमारे यहाँ पे कम हो जाएंगे। इसका रीजन क्या है? इसके बेसिकली यहाँ पे दो रीजन नजर आते हैं। एक सबसे बड़ा रीजन यह है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, यानी कि बुजुर्ग लोग के अंदर डेथ रेट है वो कम हो रही है। दूसरी तरफ फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या हुआ, अगर आप लेटर स्टेज में देखेंगे, जितना मतलब जैसे 1950 तक तो हम भी ओल्ड एज में ही आ जाएंगे। आप जो भी लोग क्लास कर रहे हो, आप भी ओल्ड एज में आ जाओगे मोस्ट ऑफ यू। तो हम उस एज का पार्ट होंगे। और अगर आप देखें कि जो फर्टिलिटी रेट है वो इंडिया की दो 2.1 से तो ऑलरेडी नीचे जा चुकी है, 2.0 जा चुकी है। कई स्टेट में तो ये 1.5, 1.6, 1.7 वगैरह भी हो चुकी है। तो ऑलरेडी बच्चे बहुत कम हो रहे हैं ऑब्वियसली। और अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, तो ये भी इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ रही है। इवन इफ यू टॉक अबाउट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 60 इयर्स, तो यूजुअली एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक आदमी इंडिया में जब 60 साल का हो जाता है, तो 18.3 साल और जी सकता है। ये वीमेन में थोड़ा ज्यादा है और मेल में कम है। जनरली भी जो फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ी ज्यादा होती है। अब इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि स्पेशली वीमेन जब ओल्ड एज में जाती हैं, क्योंकि वो थोड़ा लंबा जीती हैं अपने हस्बैंड से, तो हस्बैंड की पहले डेथ हो जाती है,
और हमारे यहाँ पे आपको पता है वीमेन के पास लैंड राइट्स भी नहीं है, क्योंकि वीमेन हमारे यहाँ पे मोस्टली हाउसवाइफ्स हैं, तो ओल्ड एज में जाके वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी वाले इश्यूज़ यहाँ पे नज़र आते हैं। वो सारी प्रॉब्लम उनको डेफ़िनेटली फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप इंडिया में रीजनल जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो सदर्न जो स्टेट्स हैं इंडिया में, वहाँ पे ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो फर्टिलिटी रेट है नॉर्दर्न स्टेट्स के कंपैरिज़न में काफ़ी कम है, स्पेशली अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो। तो समस्याएँ वही हैं, फूड शेल्टर वाली प्रॉब्लम है, इनकम इनसिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम है, सोशल केयर नहीं हो पाता है, ठीक है? जो यहाँ पे बताया गया है। हमारे यहाँ पे जो 2 मेजर पॉलिसी हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन द ओल्डर पर्सन 1999, मेंटेनेंस एंड द वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड द सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। ये थोड़ा-सा आपको सेल्फ स्टडी के लिए ही करना पड़ेगा, इसके अंदर सिर्फ इसको मेंशन किया गया है। तो कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जब भी आपका एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल आते हैं, प्रॉब्लम्स आपको सबको पता होता है, लेकिन जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, हमेशा कोशिश किया करें कि आपको हेडिंग और सब हेडिंग उसको बना के लिखें। तो प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एजिंग पॉपुलेशन आपकी मेजर हेडिंग हो गई। इसके अंदर आपको कुछ सब हेडिंग लिखनी होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, 3 हेडिंग मैंने यहाँ पे डाली हैं। तो जो पहली हेडिंग है वो है सोशल इश्यूज़, दूसरी हेडिंग जो है वो आपको नज़र आ रही है वो है इकोनॉमिक इश्यूज़, तीसरी जो आपको हेडिंग यहाँ पे नज़र आ रही है वो है आपका हेल्थ इश्यूज़ या साइकोलॉजिकल इश्यूज़, ठीक है? आप इस तरह से कैटेगराइज़ इसको कर सकते हो। जब आप सोशल इश्यूज़ की बात करते हो, तो डेफ़िनेटली ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की हम लोग यहाँ पे डेफ़िनेटली बात करेंगे, और इस बार 2023 मेंस में फर्स्ट पेपर में ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को लेके ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और मैरिज के बीच में क्या रिलेशन है? क्या मॉडर्न वैल्यूज़ की वजह से हमारी जो ट्रेडिशनल मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो रहा है? तो ये हमेशा ही आपको देखना है। इसके साथ-साथ अगर आप देखें अपने सिलेबस को, तो हमारे पास एक टॉपिक आता है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इस तरह के टॉपिक को रिलेट कर सकते हो, राइट? तो ट्रेडिशनल वैल्यू की वजह से क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे जो फैमिली स्ट्रक्चर है, वो पूरा चेंज हो रहा है। देखिए पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो बड़े-बुजुर्गों का टेक केयर हो जाया करता था, अभी वो अनफॉर्चुनेटली उतना नहीं हो पाता है। नेग्लिजेंस बाय द किड्स टुवर्ड्स द ओल्ड पर्सन, अभी दादा-दादी, नाना-नानी से कोई बच्चा बात नहीं करता है, क्योंकि सब मोबाइल फ़ोन वगैरह में इधर-उधर लगे रहते हैं, तो वो गैप हो गया अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे। रिटायरमेंट का डिसइल्यूज़नमेंट, आप रिटायर हो गए, अब ये अकेले हो, लोनलीनेस की फीलिंग आपको आती है, यूज़लेसनेस की फीलिंग आपको आती है, जिसकी वजह से फिर मेंटल इलनेस को वो लीड करता है। यस, आप रिटायर हो गए, आपने दिन ज़िंदगी भर काम किया, अभी आप किसके ऊपर डिपेंड हो गए? अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो गए हो। यस, तो एक वो डिपेंडेंसी वाली फीलिंग भी आती है, और बहुत बार बच्चे टेक केयर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट भी बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, और बच्चे काम करने के लिए शहरों में चले जाते हैं, पीछे से गाँव में माँ-बाप अकेले भी रह जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो अकेले भी रहते हैं, उनके पास फाइनेंशियल बेनिफिट भी नहीं है, और महिलाएँ इस पे ज़्यादातर अलोन रहती हैं, तो ना तो उनके पास इमोशनल सपोर्ट है, ना उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, और ना उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, क्योंकि सरकार के पास वैसे भी पैसा नहीं है। यस, तो और ऐज की वजह से जो नेचुरल इश्यूज़ होते हैं, ब्लाइंडनेस, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो, या डेफनेस वगैरह, वो तो है ही इश्यू जो ओल्ड एज के साथ-साथ आते हैं, ठीक है? तो जीरियाट्रिक केयर फैसिलिटी हमारे पास यहाँ नहीं है, हॉस्पिटल्स वगैरह में अगर आप जाएँ, खासकर रूरल एरियाज़ में तो बिल्कुल भी नहीं है। डिप्रेशन्स वगैरह के इश्यूज़ जो हैं होते हैं, क्योंकि डिप्रेशन पॉवर्टी के साथ जुड़ा हुआ है, पुअर हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है, लोनलीनेस के साथ जुड़ा हुआ है। आप खुद सोच के देखें, आपको बुखार होता है, तो आप एकदम चिड़चिड़े हो जाते हो, आप परेशान रहने लगते हो, क्योंकि आप बीमार हो गए हो। तो ओल्ड एज में तो वैसे नेचुरली हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। यस, तो उस टाइम में तो डिप्रेशंस और भी चीज़ें आ जाती हैं समाज में और आपकी लाइफ में। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने एजिंग पॉपुलेशन के बारे में क्या कहा है, थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपकी मैंने सेल्फ स्टडी के लिए ही यहाँ पे डाला है। आप इसको पढ़ सकते हैं। तो और तो इसमें कुछ नहीं था, उसके अलावा वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स आल्सो, पढ़ना चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो। ये वाला आर्टिकल पढ़ सकते हो, हालाँकि रिपीटेड आर्टिकल है, पहले इसको मैं करवा चुका हूँ आपको, कि शुड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी रेगुलेटेड? अब इसमें दोनों ही एस्पेक्ट हैं, कुछ लोग कहते हैं भैया रेगुलेट होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि रेगुलेट नहीं होना चाहिए। रेगुलेट होना चाहिए तो उसके लिए क्या मॉडल अप्लाई करना चाहिए? क्या हमें चाइना या जापान का मॉडल अप्लाई करना चाहिए, या फिर हमें यूएसए और यूरोप का, जर्मनी वगैरह का मॉडल अप्लाई करना चाहिए? ये टॉपिक आपको मैं पहले करवा चुका हूँ, लेकिन अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो फिर से जो है आप इसको थोड़ा रिपीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।